विश्व शांति का जो भारत एक मंदिर बना रहा है, आपके पेट में रोटी आप लोग दिल्ली में लोग नहीं थी 1950 के दशक में। ये लोग इतने भूखे हो गए थे नोबेल प्राइज के लिए। दुनिया का सबसे गरीब कंट्री में आपका नाम है और आप चले हैं विश्व शांति लाने के लिए दुनिया के अंदर, जो काम अमेरिकियों का है वो तुम्हारा काम नहीं है। सुभाष बोस ने वार्निंग हमको दी थी बहुत पहले। उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी थी 1940 के आसपास, मुझे याद है, कि अगर आजाद भारत गांधी के रास्ते पे चलेगा तो गड्ढे में जाएगा। ये अपने आप में बोलना कि हम लोग धरने पे बैठे थे और अंग्रेज चले गए, अरे भैया अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। अब क्या बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग। आज लोग बात कर रहे हैं कि जलियांवाला बाग में माफी चाहिए। भाई क्यों माफी चाहिए? आप लोग के लोगों ने गोली मारी है। जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं उनको आप लोगों ने इंडिपेंडेंट इंडिया में पेंशनें दी आप लोगों ने। जितने पुलिस वालों ने, जितने इंटेलिजेंस के लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया है, वो सारे के सारे आजाद भारत में बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाके बैठे। कोई और देश होता सन 47 में फाइलें खुलती कि जिन जिन लोगों ने गोलियां मारी है हमारे देश के लोगों को, उनको निकाल के उनको गोली मारी जाए लाल किले में। आपने तो उनको गद्दी बैठा दिया। एपिसोड 100 पहले थैंक यू, आपने टीआरएस हिंदी को इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। माइलस्टोन एपिसोड जैसे एपिसोड 50, 100, 150 पर अक्सर मैंने सोलो पॉडकास्ट बनाए हैं, फैमिली मेंबर्स को होस्ट किया, मेंटर्स को होस्ट किया है। इस बार हम देश के बारे में बातें करेंगे। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो शायद सही हिस्ट्री नहीं है। टीआरएस हिंदी की एक ही मिशन है और वो मिशन है कि इंडिया में, भारत में हमें सत्य को फैलाना है। अनुज धार एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड एपिसोड है। अनुज धार ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है सुभाष चंद्र बोस के सब्जेक्ट को। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेशल ऑफ टीआरएस हिंदी। इस पॉडकास्ट के थ्रू होपफुली इंडिया में बदलाव आएंगे, हमारे देश में नॉलेज स्प्रेड होगी और इतिहास में जो असल में हुआ वो हर भारतीय को जानने मिलेगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग टीआरएस हिंदी। दिस इज एपिसोड 100 अनुज धार सर के साथ। अनुज धार सर, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। आप सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट हो सीरियसली। और ये ना हमें रिक्वेस्ट आए थे आई थिंक 2019 से कि अनुज धार सर को लाओ, अनुज धार सर को लाओ। सो थैंक यू कि आप फाइनली। थैंक यू रणवीर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर के, आपको देख करके। और जिस तरह से आप लाखों लोगों, मैं लाख से बहुत ऊपर होगा, मिलियंस तक आपका मैसेज आ रहा है, आपका पॉडकास्ट लोग देखते हैं। और शायद मुझे इसी की ज़रूरत थी, क्योंकि जो मैं 21 साल से अपना काम रिसर्च कर रहा हूँ और कि यंग ऑडियंस तक हमारा मैसेज जाए। ऑलरेडी यंग ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। तो मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर के आज यहाँ पे, और आपके साथ मुझे आज सुबह बैठने का मौका मिल रहा था। वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। नहीं सर, थैंक यू। जेन्युइनली इट्स आवर ऑनर, इट्स आवर टीम्स ऑनर हैविंग यू। सो काइंड ऑफ जो आपकी मैसेज है, आई फील जनरली जो मॉडर्न डे हिस्टोरियंस की मैसेजेस होती है भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में स्पेशली बहुत बार हमें गलत हिस्ट्री सिखाई जाती है या हमें डिमीनिंग हिस्ट्री सिखाई जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ आई फील कि ये ब्रिटिशर्स की एक लेगेसी है। हमारी टेक्स्ट बुक्स थोड़ी सी बदल दी थी उन्होंने, और जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इट मे नॉट इवन बी एक्यूरेट। तो आप इस चीज़ पर कुछ कहना चाहोगे? हिस्टोरियन जो होता है वो आर्काइवल सोर्सेज पे जाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है तो वो नेशनल आर्काइव्स में जाएगा। आर्काइवल सोर्सेज क्या होता है? आर्काइवल सोर्सेज मतलब पुरानी हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं। मान लीजिए आप डिस्कस करना चाहते हैं कि 1950 के दशक में भारत में क्या हुआ, पंडित जी ने अगर पंचवर्षीय योजना चलाई तो क्या हुआ, तो मेरे को उसके रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे गवर्नमेंट की आर्काइव्स में जाकर के। दिल्ली में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। इतिहासकार को सबसे बड़ा जो खासकर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको देखने के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है कि वो डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स को देखने जाते हैं। ओके। लेकिन जो पत्रकार बंधु होते हैं, प्रॉब्लम ये थी कि नेताजी वाला इशू शुरुआत से टॉप सीक्रेट था। सो डीक्लासिफिकेशन जो होता है कि सरकारी रिकॉर्ड जो है, एक प्रथा है जब से भारत में एक प्रॉपर सरकार बनी है अंग्रेजों के द्वारा जी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है, कि सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो 25-30 साल बाद डीक्लासिफाई कर दिए जाते हैं। तो अमेरिका में और यूरोप में ये प्रथा कोई 40-50 साल पुरानी है कि वहाँ पे डीक्लासिफिकेशन और जो सूचना का अधिकार जिसको हम भारत में कहते हैं, अमेरिका में सूचना का आधार सन 66 के आसपास आ गया था जी। तो हम उनसे 30-40 साल पीछे चल रहे हैं उन लोगों से, कि वहाँ पे एक प्रथा है, वहाँ पे डीक्लासिफिकेशन होता है, फाइलें पब्लिक में आती हैं। भारत में ऐसा
अभी होना शुरू हुआ है और वो भी बहुत अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है। ओके। नेताजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि नेताजी को लेके सब कुछ टॉप सीक्रेट था। तो जब कहानी टॉप सीक्रेट है तो इतिहासकार उसमें कुछ नहीं कर सकता। इतिहासकार को तो पहले डॉक्यूमेंट चाहिए तभी तो वो आकर के देखेगा ना। लेकिन पत्रकारिता में हमको एडवांटेज होता है कि हम अंदर की बात को बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरा एडवांटेज ये था कि मैं अंदर की बात को बाहर निकाल दिया। ओके। पर आप इतने पैशन के साथ इस स्टोरी को क्यों लोगों के सामने लाना चाहते हैं? पैशन के मेरा कोई खास लिंक नहीं है नेताजी के साथ में। मैं कोई नेताजी का भक्त भी नहीं था बचपन में, और एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं, पूरा एक्सीडेंटल हुआ था। तो मुझे बचपन से ही अपने परिवार की जो हिस्ट्री है उससे ये मालूम चला कि इस देश को आज़ाद होने में सबसे बड़ी भूमिका नेताजी की थी। वो इसलिए थी कि इस देश में जो अंग्रेज राज कर रहे थे वो कर रहे थे हमारी ही पुलिस, जो उनकी पुलिस थी। हम जो पुरानी रीलें देखते हैं कि साहब मुंबई में सन 40 में उन्होंने लोगों को मारा, वो किया। अगर आप कभी ध्यान से उनके वीडियो देखेंगे या पुराने भी चेक करेंगे, अंग्रेज नहीं मारते थे। अंग्रेज तो साहब लोग थे, साहब हुक्म देता था। मारने पीटने वाले सारे हिंदुस्तानी थे, पुलिस में, इंटेलिजेंस में, आर्मी में। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने सिर्फ ऑर्डर दिया है मारने का, मारने वाले सारे हिंदुस्तानी और नेपाली थे। उसके बाद भी जो उन्होंने मारपीट की है, जितने टॉर्चर उन्होंने किए हैं, बहुत टॉर्चर हुआ। आपको लगता है कि ये सिर्फ होलोकॉस्ट में बात है, हमारे नहीं हुआ। हमारे बहुत टॉर्चर, लोगों को मारा पीटा गया, बड़ी बुरे से उन्होंने हरकतें करी हैं। वो सारे करने वाले हिंदुस्तानी थे। और पूरा अंग्रेजों की पूरी मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी भारतीय सेना, जिसकी वजह से ना केवल भारत बल्कि बहुत पूरे दुनिया में उनका एम्पायर चल रहा था। तो सुभाष बोस की वजह से उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक राष्ट्रीय फीलिंग आनी शुरू हो गई, और ये कारण बना उनका देश छोड़ने का। तो ये बात मुझे अपनी फैमिली हिस्ट्री से मालूम थी। और जैसे कि हम जितने नॉर्मल लोग हैं, कि हम जब नॉर्मल जो लोग होते हैं मिडिल क्लास में, हर जगह मिडिल क्लास की बात नहीं है, एक नॉर्मल चाइल्ड जो होता है इस देश में जब बड़ा होता है तो उसको कुछ शिवाजी महाराज अच्छे सबको लगते हैं। भारत, दिल्ली में आप जाइए, कहीं जाइए, शिवाजी महाराज हैं, अपने भगत सिंह हैं, राणा प्रताप हो गए, सुभाष बोस हो गए, तो आप जनरली इनको पसंद करते हैं, इनको लाइक करते हैं। हाँ, आपको ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में, लेकिन आपको दिल में आपके बहुत आदर है। तो वैसा मैं था कि मुझे हल्का अपने देश में, सारे देश के हमारे बड़े नायक हैं, उनका दिल में आता था। कभी कभी फिल्म देख ली, बट कोई खास नेताजी भक्त तो ऐसा कुछ मेरे नहीं था। हाँ, बट ये मेरे दिमाग में था कि भारत की आज़ादी जो है उनसे। उसके बाद मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, तो वहाँ मेरे सीनियर्स ने ये आइडिया लगाया कि इसकी नेताजी की डेथ पे हमको इंक्वायरी करनी चाहिए। तो वो मैंने वहाँ पे, आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली फिर हम लोग वहाँ घुसे, और करते 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 हमको वहाँ पे, एक के बाद आप फिल्में बना सकते हैं उसके ऊपर जी। ऐसी घटना मेरे साथ घटी कि वहाँ मुझे किसी बहुत बड़े सरकारी सोर्स से मालूम चला, बिल्कुल आपका वो जॉन लॉक केरी जो एक नॉवलिस्ट है बहुत ज़बरदस्त, कुछ उसी तरह का मुझे एक मेरे साथ घटना घटी मेरे साथ में। और मुझे बताया गया कि भारत का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है ये सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री, सरकारी बिहाफ में मुझे बताया गया सोर्सेज से। तो उसके बाद से फिर मैं उसमें कूद गया पूरा, और करते 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 20 साल से मैं उससे निकल नहीं पाया। 20-22 साल हो गए करके। सर, एक बहुत डायरेक्ट सवाल है आपके लिए कि हम पॉडकास्ट पे ऐसे खुल के बातें करते हैं नेताजी के बारे में, उनकी डेथ की मिस्ट्री के बारे में। यूट्यूब पर काउंटलेस वीडियोस हैं। तो आई फील कि मोस्टली एटलीस्ट हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ हैं गुमनामी बाबा के, उनके डेथ के मिस्ट्री के, पर ऑफिशियली गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स रिलीज क्यों नहीं करती इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि शायद आई एम श्योर कि गवर्नमेंटल कॉन्वर्सेशंस में जब पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आल्सो डिस्कस द सेम थिंग्स। तो ऑलमोस्ट सभी इंडियंस को ऐसा एक आइडिया है, पर पब्लिकली ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज क्यों नहीं होती? सरकार क्यों नहीं कर रही है? आपको जाना पड़ेगा 50-60 साल, ये पुरानी बीमारी है। और इसका कारण क्या है? वो मल्टीपल रीजंस ये है कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आज़ाद कराने की सुभाष बोस की थी। सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए। जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर किया, और ट्रांसफर ऑफ पावर जब किया है तो उन्होंने देश की सत्ता उन लोगों के हवाले करी जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शाम को चाय पानी पिया करते थे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे पंडित जी। और ये पूरा जो गांधी ग्रुप जो था, जो सुभाष बोस के खिलाफ में था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं थे वो लोग। उन्होंने कोई खास प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की उन लोगों को, और उनको जब मजबूरी थी तो भारत छोड़ो आंदोलन को करना पड़ा क्योंकि सुभाष बोस एक्टिव हो गया था। सर, एक मिनट, हमने अभिजीत चावड़ा सर के साथ हाल ही में एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग पॉडकास्ट किया था, जहां उन्होंने महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में बताया हमें। एंड बेसिकली उस पॉडकास्ट में हमने उनसे ये पूछा कि पंडित नेहरू के, महात्मा गांधी के और जिन्ना के अंडरलाइंग इंटेंशंस क्या थे एज मेन।
एंड उन्होंने सीधे सीधे ये बात नहीं कही, पर पॉडकास्ट के थ्रू बेसिकली ही सेड कि समवेयर इट वाज अ चेस फॉर पावर स्लैश मनी। ही इज करेक्ट। आप इस बात से सहमत है? मैं सहमत हूँ। पावर का है। पंडित जी ने बाद में इंटरव्यू में कहा भी था कि हम लोग बुजुर्ग हो रहे थे, अगर हम वो नहीं लेते तो हमें पावर कभी नहीं मिलती। तो पंडित जी डेफिनेटली लोग, और सुभाष बोस में और बाकी लोगों में फ़र्क ये था कि नेताजी का लाइफ का एक ही मिशन था, भारत को आज़ाद करवाना। वो पॉलिटिशियन नहीं थे अच्छे, अब तभी वो नहीं गद्दी में नहीं बैठे वो लोग, और जो लोग पॉलिटिशियन अच्छे थे वो गद्दी में बैठ गए, उनका नाम चलता है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये लोग पावर में आए हैं, और वो उस टाइम पे सन 46 के दशक में जब ये आज़ाद हिंद फौज के ट्रायल शुरू हुए, तो कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्ती में सपोर्ट करना पड़ा सुभाष बोस का, जिसको खिलाफ थे, क्योंकि पूरे देश में, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, मुंबई में और पूरे देश में सुभाष बोस को लेके बहुत सपोर्ट सिस्टम था उस टाइम पे, लोग सड़कों पे निकल आए उनके बारे में। तो मजबूरी में करना पड़ा, और उसके बाद में जब वो पावर में आए तो उनको ये जस्टिफाई करना था कि हम लोग पावर में क्यों हैं। अब वो ये नहीं बोल सकते थे कि नेताजी की वजह से हम लोग पावर में आए हैं। तब इन्होंने ये फिक्शन जो है वहाँ पे सन 47 में आज़ाद होने के बाद इस देश में शुरू हुआ है कि वो, जिसको बड़ा मशहूर गाना है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये फिक्शन फ्लोट करने के दो कारण थे। पहला कारण था कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं कि साहब हम लोगों ने ऐसा काम किया। दूसरा ये कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे अंग्रेज जो हैं, इनको यहाँ से ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए, आराम से निकल जाए, साहब लोग हैं, 200 साल तक यहाँ रहे, हमारा खून चूसा, हमारे लोगों को मारा, वॉर क्राइम्स किए, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे। एक झटके में आपने उनका पूरा वॉर क्राइम्स वाइट वॉश किया, क्लीन चिट दी और उनको तरीके से यहाँ निकाल दिया। और हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स भी बिल्कुल वैसे लिखी गई, बिकॉज वो उसमें ये उसका ये फायदा, क्योंकि इसमें अगर आप अगर वो फिल्म देखेंगे, बड़ी मशहूर फिल्म है, गांधी जी पे बनी है, एटनबरो की गांधी, बेन किंग्सले जिसे बनाए थे। वो शायद आपको लोगों को नहीं पता हो कि भारत सरकार का प्रोपेगेंडा फिल्म है वो हमने फंडिंग की थी उसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, पंडित जी ने स्टार्ट किया था लेकिन हो नहीं पाया, तो इंदिरा जी के टाइम पे वो प्रोजेक्ट बाहर निकला है। उस पूरी फिल्म में, 3 घंटे की फिल्म में, सुभाष बोस 1 सेकंड के लिए नहीं है। आप गांधी जी पे फिल्म बना रहे हैं, गांधी जी की पूरी लाइफ दिखा रहे हैं, आप उस आदमी का नाम नहीं ले रहे जिसने गांधी जी को पॉलिटिकल डिफीट दी थी, या महात्मा गांधी का रवैया उसके बारे में इतना नेगेटिव था कि इवन गांधी जी के सपोर्टर ने पब्लिकली कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन पॉइंट वो था कि उनको ये नैरेटिव को पुश करना था, और इस नैरेटिव का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे आपके अंग्रेजों की इमेज अच्छी हो जाती है जी। तो इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे गांधी जी की मूर्तियां लगनी शुरू हुई। अंग्रेजों ने भी इस नैरेटिव को इनडायरेक्टली प्रमोट किया, क्योंकि उनका इमेज अच्छा होगा कि साहब हम लोग तो भारत में गए थे, लेकिन हम लोग प्यार मोहब्बत से निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वॉर क्राइम्स की बात नहीं करता, कोई जलियांवाला आज लोग बात कर रहे हैं कि जलियांवाला बाग में माफ़ी चाहिए। भाई क्यों माफ़ी चाहिए? आप लोग के लोगों ने गोली मारी है, जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं उनको आप लोगों ने इंडिपेंडेंट इंडिया में पेंशनें दी आप लोगों ने। जितने पुलिस वालों ने, जितने इंटेलिजेंस के लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया है, वो सारे के सारे आज़ाद भारत में बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाके बैठे हैं। आप भी उसके जिम्मेवार हैं उस पूरी कहानी के। कोई और देश होता, सन 47 में फाइलें खुलती कि जिन जिन लोगों ने गोलियां मारी है हमारे देश के लोगों को, उनको निकाल के उनको गोली मारी जाए लाल किले में। आपने तो उनको गद्दी बैठा दिया। वो पूरा सिस्टम अंग्रेजों का चला, एग्जिट जो पहले चल रहा था। तो ये पूरा उन्होंने पूरा प्रमोट किया, और जो चीज़ आपकी इंग्लैंड में चल जाती है वो पूरे यूरोप में और अटलांटिक के दूसरी तरफ अमेरिका में मशहूर हो गई, और करते 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 वो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया कि साहब ये तो बड़े अच्छे लोग हैं अंग्रेज, तो ये तो वहाँ पे आए थे और गांधी जी ने बोला, प्यार से वो धरने बैठ के चले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले 70-80 सालों में ये गांधी ब्रांड के ऊपर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं अपनी लाइफ खराब करके बैठा हूँ इस केस में। अगर मैंने इतनी रिसर्च महात्मा गांधी पे कर दी होती, इसकी 5% भी, तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच चुका होता। कि सरकारी दरवाजे खुल जाते, स्कॉलरशिप मिल रही है, ये है, यहाँ जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, ये पैसा वो पैसा, अमेरिकन टूर, इंग्लैंड टूर। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लैंड से आ रहे हैं? पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गांधी भक्ति करता है अब भी। बिल्कुल, बिकॉज वो लोग वही है ना, वही ब्यूरोक्रेट्स, वही बाबू, सबके दिमाग में एक ही एजेंडा है कि मुझे अपने बच्चों को सेटल करना है अमेरिका में। गलत नहीं है अमेरिका में सेटल, मेरे दोस्त हैं, मैं खुद अगले महीने अमेरिका जा रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये कि इंसान को बॉबी जिंदल नहीं बनना चाहिए, कि अपने पुरखों के देश को मत भूल जाओ वहाँ जा करके। कैमला हैरिस मत बनिए कि डिसोन ही कर दो अपने कल्चर को, अपने देश को। और तो वो पॉइंट ये है कि ये लोग, वो पूरा दिमाग में अभी भी इनके वेस्टर्न माइंडसेट बैठा हुआ है कि वेस्ट के हिसाब से चलना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अभी भी, आज के दिन भी हमारे देश का जो बड़ा तबका है, जो रूलिंग क्लास एलीट हैं, वो अभी भी अमेरिकन हिसाब से देखते हैं, ब्रिटिश हिसाब से देखते हैं। उनको वहाँ पे जो लाखों लोग मरे हैं होलोकॉस्ट में, उनकी चिंता है, मुझे भी चिंता है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है मेरे सामने किसी को मार दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय होने के कारण मुझे चिंता पहले उन भारतीयों की है, उन लाखों लोग की जो यहाँ मारे गए थे। तो
जापानियों के वॉर क्राइम्स और जर्मन्स के वॉर क्राइम्स बाद में आते हैं, पहले मैं अंग्रेजों के वॉर क्राइम्स को टैकल करूंगा। इस देश में लाखों लोग मर गए थे पार्टीशन के टाइम पे 47 में। 1948 में कोई आदमी उनकी बात करने को राजी नहीं था। ये वो देश है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर 2022 में आकर के आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, यूट्यूब में आपने बोला कि लोग बहुत देखते हैं, टीवी में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है उस पूरे केस में कि उस देश में जहाँ पे सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, लोग उसको याद कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कल को प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं, गवर्नमेंट एडमिट कर ले, तो उसके बाद जो बवाल मचेगा ना पूरे देश में करके, और फिर बात घूम फिर के निकल के आएगी कि साहब आज़ादी मिली सुभाष बोस की वजह से, लेकिन खीर खाने के लिए ये लोग आ गए और ये लोग पावर में बैठ गए और उन्होंने झूठ लोगों को पूरा इन्होंने समझाया। तब जनता डिमांड करेगी कि इसको झूठ को हटाओ और असली बात को एडमिट करवाओ कि वो आदमी आपका फादर ऑफ नेशन था, उसने आपको आज़ाद कराया। ये तो बेकार की बात है कि हिंसा से अंग्रेज यहाँ पे गए थे। लेकिन ये अपने आप में कि अगर आपने नेताजी का सच बता दिया तो गांधी ब्रांड जो है ना वो उसको हिट करेगा। आई थिंक गांधी ब्रांड ऑलरेडी हिट्स ले रहा है सर। गांधी ब्रांड का बहुत शर्म की बात है, और मैंने ये कई मेरे जो मित्र हैं जो गांधी जी के भक्त, उनको मैंने बोला है कि गांधी जी की लेगेसी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप औरों को भी स्पेस दें। आप लोगों ने 99% स्पेस गांधी जी के जो रिजर्व रखा है, उसकी वजह से गांधी जी के खिलाफ में बहुत रिसेंटमेंट है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या बड़े लोग गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है जब हम लोग सोशल मीडिया में जाते हैं तो गांधी जी के बारे में गाली गलौच लोग कर रहे होते हैं। तो ये उनको नुकसान हो रहा है इस बात का कि जनता बिल्कुल कटी हुई है। आप जो मर्जी सरकार बोल दे कि अंग्रेज जो है अहिंसा से चले गए, लेकिन जनता जानती है कि अंग्रेज अहिंसा से नहीं गए थे, क्योंकि सबको पता है। मैं दिल्ली से आता हूँ, ये आप अपने आप में बोलना कि हम लोग धरने पे बैठे थे और अंग्रेज चले गए, अरे भैया अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। आप क्या बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग। आप धरने पे बैठिए दिल्ली में, आपको दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करेगी आपको, मोदी जी की? हमारे मणिपुर में यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस एक्ट जो था उसको हटाने के लिए RN शर्मिला 20 साल तक बैठी धरने के ऊपर। आपने वापस ले लिया? नहीं लिया। भारत आज़ाद भारत में गांधी जी का रास्ता कब हम लोगों ने फॉलो किया है? हमने कब फॉलो किया? क्या हमने कश्मीर में फॉलो किया? क्या हमने मणिपुर में फॉलो किया? क्या हमने गोवा में फॉलो किया? तो क्या ये बेकार के ढकोसले सुबह शाम आप दे रहे हो कि शांति के रास्ते पे सारा काम हो जाएगा, और गांधी जी को आप गलत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी और गांधी जी के फॉलोअर्स ने कहा है कि भारत में फौज की जरूरत नहीं है और आर्मी डिसबैंड, आपको शौक लगेगा सुनकर के, आर्मी डिसबैंड करने का प्लान था इस देश में। कब? शुरुआत से ही एक फीलिंग थी कि हमें फौज की जरूरत नहीं है। ओके। पंडित जी ने बोला था कि हमको तो पुलिस से काम चल रहा है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें क्या करना फौज से, हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं, तो हमें क्या करना फौज करके। लेकिन जो प्रपोजल मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, वो ये है कि 1955-56 के आसपास हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो गांधी जी के बहुत ज़बरदस्त उनके सपोर्ट उनके साथ के थे, तो वो कोई छोटा मोटा, राजेंद्र बाबू अपने आप बहुत बड़े एक फिगर है, देश के राष्ट्रपति हैं। और देश का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का। तो राजेंद्र बाबू चिट्ठी लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कि हमें विदेश के लोग मिलते हैं और वो हमको कंप्लेन करते हैं कि आप तो एक तरफ तो आप कहते हो कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पे हमारा देश चल रहा है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने इंडियन आर्मी फौज खड़ी कर रखी है, तो ये क्या है, ये कंपेटेबिलिटी नहीं है इसमें करके। उन्होंने बोला मैं एग्री कर रहा हूँ, गांधी जी का रास्ता ही नहीं, गांधी जी नहीं चाहते थे फौज की जो तुमको नहीं है, हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं हमारे देश के लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको डिसबैंड भी नहीं कर सकते, ये लिखा उन्होंने अंग्रेजी में कि अगर डिसबैंड भी नहीं कर सकते तो धीरे धीरे इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ कम की जाए। और आखिर में लाइन में उन्होंने लिखा उनको कि जो विश्व शांति का जो भारत एक मंदिर बना रहा है, सोचिए आप लोग, आपके पेट में रोटी आप लोग दिल्ली में लोग नहीं थी 1950 के दशक में। ये लोग इतने भूखे हो गए थे नोबेल प्राइज के लिए कि खाने को रोटी नहीं, दुनिया का सबसे गरीब कंट्री में आपका नाम है और आप चले हैं विश्व शांति लाने के लिए दुनिया के अंदर। जो काम अमेरिकियों का है वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है पहले दिल्ली में पानी लेकर आओ हमारे घर में। हमारे पानी नहीं आता 1 घंटे से ऊपर दिल्ली में आज के ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ सन 56 की। तो खाने के लाले पड़े हैं पेट में और ये ढकोस्ताबाजी की जा रही है कि हमको तो विश्व शांति का मंदिर बन रहा है देश के अंदर कोई इंटरनेशनल। तो कह रहे अगर ये फौज को हमने डिसबैंड कर दिया तो ये उस पर कलश का काम करेगा। दिस इज रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, लेटर अवेलेबल है। अब सोचिए अगर इन्होंने किया होता तो क्या होता हमारे देश का। हमारी जो 1962 की लड़ाई हम जो हारे हैं, हमारे फौजी जो बेचारे कैनवस के जूते पहन के गए थे वहां पे बॉर्डर से, भाग गए, झूठी कहानियां फ्लोट कर रहे हैं। हमारे फौजी भागे बेचारे। क्या करते वो लोग, कुछ हथियार नहीं, कुछ नहीं।
बड़ी उसके वो तो चाइना से गच्चा खाने के बाद हमने ताकत बनाई, तभी हम पाकिस्तान को हरा सके 65 में। ये तो हम 65 में हम जो हार जाते। और ये सुभाष बोस ने वार्निंग हमको दी थी बहुत पहले। उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी थी 1940 के आसपास, मुझे याद है, कि अगर आज़ाद भारत गांधी के रास्ते पे चलेगा तो गड्ढे में जाएगा। और ये हमारी हालत 62 में हुई है। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी आर्मी को, फौज को थोड़ा ताकत दी, तभी हम लोग 65 में पाकिस्तान को रोक सके और 71 में हमने उनको हरा दिया। सर बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहां मैं बहुत कम बात करता हूं, और ये ऐसा एक पॉडकास्ट है। आई फील अगर मेरे गेस्ट के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कोई सब्जेक्ट को लेके, आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन, ऑडियंस जस्ट वॉन्ट्स टू लिसन टू द गेस्ट। इसलिए आई फील कि इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में, मैं आपको वो उस एक कहानी के बारे में पूछना चाहूँगा, एक्चुअली डेथ के बारे में पूछना चाहूँगा। मैंने उस पर एक नैरेटिव सेट किया जो मैंने स्टार्ट किया था, मुझसे पहले लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, कि मैंने उसको बहुत क्लैरिफाई किया, बहुत सिंप्लीफाई किया। जब मैंने रिसर्च की है तो मेरे पास में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका था। सो आई थिंक पहले हमें ये बताना चाहिए कि आज के टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा जाता है उनके बारे में। देखिए, आजकल के टेक्स्ट बुक में कुछ खास लिखा जाता नहीं है। उसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि सरकारी तौर पे सुभाष बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। ये बात सरकारी ऑफिशियल वर्जन बोला जाता है। प्लेन क्रैश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम खत्म होने के साथ में हो जाता है, और एक लाइन में लिखा जाता है, वो डिटेल में नहीं जाते हैं। कभी वो ये मेंशन कर देते हैं कि साहब उनकी डेथ कंट्रोवर्शियल है। जैसे अमर चित्र कथा हमारे ज़माने में बोला करती थी कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई, लेकिन आजकल हमारी वजह से अमर चित्र कथा मेंशन हो गया कि डेथ में लोग नहीं मानते, तो कुछ डाउट लोगों को है। तो ये इतना चेंज तो अमर चित्र कथा के अंदर भी आ गया। हमने जो चेंज जो मैं लेकर आया कि जब मैं एक्टिव हुआ हूँ तो मैंने बहुत सारा डाटा अवेलेबल हो गया, सीक्रेट, अदरवाइज लोगों के मेमोइर्स एंड ऑल दैट। तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देना शुरू हो गया जो मुझसे पहले लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने ये क्लैरिफाई पॉइंट किया कि पहले कि सुभाष बोस की जब भी आप मरने की बात करेंगे तो बेसिकली अगर सवाल ये है कि नेताजी की मौत कब कैसे हुई थी, तो आपके पास में 3 ऑप्शन है। आप में से 3 में से को क्लिक करना है आपको। तो ये बड़ा सिंपल कहानी है उस सेंस में कि आप या तो प्लेन क्रैश में मर गए, या फिर वो भारत की सबसे जो नोटोरियस कंस्पिरेसी थ्योरी जिसको सुब्रमण्यम स्वामी जी आजकल और अपने जनरल GD बख्शी बहुत प्रमोट करते हैं कि नहीं, नेताजी की कोई डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई, वो तो रूस में थे मरने के बाद, और उनको वहाँ पे पंडित नेहरू के कहने पे स्टालिन ने मरवा दिया। और ये भारत की सबसे गंदी कंस्पिरेसी थ्योरी। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बहुत से लोग इंक्लूडिंग जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में और रॉ में नौकरी कर चुके हैं बड़े लेवल पे, उन्होंने प्राइवेटली बातों को बोला कि लोग मानते हैं प्राइवेट लेवल पे। तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर स्टोरी है जो भगवान करे सच ना हो, लेकिन ये स्टोरी ये बहुत बोली जाती है। तीसरी थ्योरी जो मैंने फॉर्मुलेट नहीं की थी, वो पहले हो चुकी, लेकिन मैं ही उसको एक मेन स्ट्रीम उसका मैंने कर दिया। वो थी कि गुमनामी बाबा नाम का कोई व्यक्ति कहा जाता है जो अयोध्या में जिनकी डेथ हुई 85 में, वो सुभाष बोस थे। तो इन तीनों को चीज़ों को जो मैं आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, या जो मेरे प्रेजेंटेशंस होती हैं बताता हूँ करके, मैं एविडेंस लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी अप्रोच ये नहीं कि मेरा बिलीफ क्या है। ज़्यादातर लोग इस देश में बिलीफ पे चलते हैं कि मेरा ये मानना है। मैं मानने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सामने एविडेंस दे रहा हूँ। ओके, तो जहाँ एविडेंस मेरे को लेके जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। तो आपको एक मोटा कारण अगर आप मुझसे पूछे कि अनुज आप क्यों नहीं विश्वास करते प्लेन क्रैश की स्टोरी को, उसमें तो इतिहासकार बोलते हैं वो ठीक है, नेताजी के परिवार के लोग बोलते हैं वो ठीक है, सरकार बोलती है, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि आज जब मेरी आपकी बातचीत हो रही है, तो छोटा जवाब दे रहा हूँ, जवाब तो बहुत लंबा चौड़ा है। आज नेताजी का 125 साल हम मना रहे हैं, और यही साल जो है 2022 जो है वो देश की आज़ादी का 75वां साल है। इसीलिए ये साल कुछ डिस्कशन सुभाष बोस नेताजी पे हो रही है। दिल्ली में नेताजी की मूर्ति लग रही है भारत के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे। इसी तरीके से आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले नेताजी के 100 साल हुए थे, जन्मशती उनकी हुई थी, और देश के 50 साल होने वाले थे। तो उस टाइम भी ऐसे, उस टाइम तो ये सब सोशल मीडिया और आप रणवीर शो वगैरह कुछ था नहीं। अगर होता तो ये पूरा केस उसी हम निपटा देते उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं था। आपको यकीन नहीं कर सकते कि उस टाइम पे हालत क्या थी मीडिया की। तो ये कुछ था नहीं वहाँ पे। तो लोगों ने ये जो सरकारी थ्योरी है वो ये कहती है कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी, फिर ताइवान में ताइपाई शहर में, और उनको वहीं पे उनको क्रिमेशन हो गया उनके मरने के बाद में। उनकी हड्डियों को ले जा करके, अस्थियों को एक जापान में रनकोजी टेम्पल में डाल दिया गया, वहाँ पड़ी हुई हैं। तो 1997 में जब ये और उसके आसपास के टाइम पे जब नेताजी का 100 साल और 50 की बातें देश की आज़ाद बात होनी शुरू हो गई, तो कुछ लोगों ने जो ये विश्वास करते थे कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है, उन्होंने ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि नेताजी की अस्थि अब लेकर आ जाओ, 100 साल हो गए, जो कंट्रोवर्सी थी होगी, अब कुछ निकला नहीं है, अब इसकी चैप्टर क्लोज करने का टाइम आ गया। तो उनकी अस्थियों को भारत में ला करके गंगा जी में डालना है, जो करना है कर दीजिए।
तो जब ये बात हुई तो उस जमाने के रक्षा मंत्री जी थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, तो मुलायम सिंह जी ने अनविटिंगली शायद स्टेटमेंट कह दिया था कि मैं लेकर आऊंगा, तो लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया कि बिना ये कंफर्म किए कि अस्थियां सुभाष बोस की है, सरकार उनको लेके नहीं आएगी। तो उस जमाने में चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के थे प्रभाशंकर मिश्रा, अभी वो नहीं है भारत में, जीवित नहीं है, मैं उनसे मिला था। प्रभाशंकर मिश्रा जी से मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सरकार के वकील से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। देखिए होता क्या है कि आप टीवी में सरकारी प्रवक्ता जो आते हैं, पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, वो स्पिन डॉक्टर्स जिनको हम कहते हैं, वो चीज़ों को घुमाने के माहिर होते हैं। आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो बात को घुमा देंगे। तो टीवी के एंकर के सामने और 3-4 पार्टी के प्रवक्ता के बीच में बैठ के चीज़ों को घुमाना आसान है, लेकिन कोर्ट के अंदर एक जज जो किसी तथ्य को जानने का इच्छुक है, वहाँ पे स्पिन डॉक्टरिंग नहीं चलती है। तो उन्होंने सीधा सपाट गवर्नमेंट से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या, तुम ये बताओ। 2005 के फरवरी या मार्च, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के थे बहुत टाइम से, 5-6 महीने से, उसने खुल्लम खुल्ला बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। ये सरकार का व्यू है। बाद में ये लोग पलट गए। तो कोर्ट के अंदर जज के सामने जहां पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, जहां स्पिन डॉक्टरिंग नहीं चलेगी, सरकार को यह मानना पड़ा कि प्लेन क्रैश की कहानी ठीक नहीं है। लेकिन बाहर निकल करके दूसरी जगह पे पॉलिटिकल फॉर्मेट में ये पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं कि प्लेन क्रैश में मर गए। अब कहानी ये आती है कि जो रशिया में, तो फिर वो इसका मतलब अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो फिर तो रशिया वाली कहानी, क्योंकि मुझे भी गुमनामी बाबा के बारे में मुझे नहीं मालूम था। और जो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड हमारे हाथ में आए हैं, चाहे आईबी के हों इंडिपेंडेंस से पहले के, या CIA का रिकॉर्ड निकला हो इंडिपेंडेंस के बाद का, या और भी जो इनपुट्स आ रहे हैं, कुछ लोग की टेस्टिमनीज आ रही हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो सारे यही दर्शा रहे हैं कि सुभाष बोस ने रशिया में अजाइलम मांगा था। उनको ये बेसिक फंडामेंटल नहीं समझ लोगों को आ रहा कि जोसेफ स्टालिन, जो रूस का जो डिक्टेटर था, जो भी वहाँ का मेन आदमी था उस ज़माने में, जब तक स्टालिन रशिया का इंचार्ज रहा है, उसके भारत के साथ में रिश्ते हमारे अच्छे नहीं थे। वो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे रशियन, सोवियत रशियंस। गांधी जी को रिएक्शनरी बोलते थे। जब गांधी जी की हत्या हुई है तो 2 दिन तक तो उन्होंने फूल तक नहीं भेजा उन्होंने यहाँ पे। पंडित जी के बारे में गाली गलौच हुआ है। कोई रिसर्चर्स गए थे वहाँ पर रशिया में, तो उन्होंने बोला कि स्टालिन ने किसी फाइल की नोटिंग में पंडित जी का पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट उनके बारे में लिखा, राजनीतिक वैश्या। तो जो आदमी पंडित जी को गालियां दे रहा है बैठ करके वहाँ बैठ करके, क्या वो उस पंडित जी के कहने पे उस आदमी को मारेगा जो बहुत लंबे टाइम से उनका सपोर्टर था इनडायरेक्टली? आप अगर मेरे मित्र हैं तो मैं क्यों, या मेरे सपोर्ट में हैं तो मुझे आपको मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस्तेमाल करूंगा, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करेंगे। तो सुभाष बोस रूसियों के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो सकती है, अगर आप उसको अगर नेगेटिव सेंस में लें तो कोई भी आदमी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारता नहीं है। उनके लिए सुभाष बोस को जिंदा रखना इंपॉर्टेंट था, उनका फायदा था उनके लिए कि इतना बड़ा लीडर भारत का हमारे कब्जे में या हमारे संरक्षण में, इसको हम रखते हैं, कल को इसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये बचकानी बात है कि मार दिया, ऐसा थोड़ा मारे, क्योंकि मारने का कारण देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। तो वो है कि अब जब रूस में नहीं मरे वो, तो क्या हुआ? अगर रूस में मरने की बात नहीं आ रही है, जब ये सिंक इन होना शुरू हो गया कि नेताजी की डेथ नहीं हुई प्लेन क्रैश में, और सारे के सारे वो जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकलनी शुरू, मतलब जो हमारे दिमाग में थी कि रूस में मार दिया, वो ये करके, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा देखो, इतना बड़ा हमारा देश का फ्रीडम फाइटर, उसकी इतनी गंदी मौत हो रूस में जा करके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? वो जाके रूस में किसी साइबेरिया में किसी कैंप में जाके मरा हो। तो मैं फिर डेस्परेशन में और उसमें ना, मैं क्या करूँ? अब मैं कोई रिपोर्टर तो था नहीं, मैं तो डेस्क जर्नलिस्ट था, तो किससे पूछूं? तो हम, लेकिन कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो मैंने फिर ये काम किया कि जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था, पत्रकारिता में मिल गया, तो मैं उनसे पूछता था कि यार तुम्हारा कोई जानने वाला है IB में? क्योंकि इतना तो मुझे मालूम था कि अगर आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको गवर्नमेंट में 3-4 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, IB, रॉ। तो मैं ये स्पेसिफिक के लोगों से पूछता था कि तुम्हारा कोई जानने वाला। मुझे ये लगा, मेरा आइडिया अभी भी ठीक वो था कि आप किसी, फॉर एग्जांपल, किसी फॉर्मर रॉ चीफ से या IB डायरेक्टर से कुछ नहीं निकाल सकते उसके मुंह से। डायरेक्टर तो बहुत दूर की बात है, IB कोई भी आदमी आपको कुछ नहीं बताएगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ में या अपने रिश्तेदारों के साथ में शायद झूठ नहीं बोल पाएंगे, और अगर झूठ बोलेंगे तो उनका रिश्तेदार समझ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ऐसे मुझे टिडबिट्स मिलने शुरू हो गए मुझे कि देयर इज समथिंग इन दिस केस, कुछ है इस केस में प्रॉब्लमेटिक है। और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि
मैं सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहा था। ये कोई मैं कोई 30 मार का जर्नलिस्ट कुछ नहीं था, और सिर्फ इट्स अ पॉटलक। मैंने अंधेरे में गोलियां मारी हैं और किस्मत से वो गोली निशाने पे लग गई। मैं उसकी कोई बढ़त नहीं मानना चाहता कि मैंने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करी है। सिर्फ किस्मत की थी कि मेरा एक ऐसे आदमी से कांटेक्ट हो गया जिसका कांटेक्ट गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पे था, जिन्होंने फाइलें देखी हैं। तो वहाँ से मुझे बताया गया कि ये इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है और इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और नहीं मरे थे, रूस में थे। अब यहाँ तक जो बातें बोली हैं वो तो बिल्कुल समझ में आती हैं, बिकॉज दे आर एक पैटर्न जो ऑलरेडी था उसमें फिट कर रही थी। पर सडनली उन्होंने जो ड्रॉप एक और डायमेंशन ऐड कर दिया, उसमें 5-6 बातें बोली। कुछ बातें बहुत कंट्रोवर्शियल जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो बातें बोली है, हम सुभाष बोस से 85 तक उनके कनेक्शन में थे, सरकार मतलब। अब तो ये बात और भी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बोल सकता। वो बोलने के बाद मेरे को झटका लगा। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस, 85 गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट में है, हमारे पास में रिकॉर्ड्स हैं। अब लेकिन वो सोर्स रिलायबल था, तो मैं वो डिस्प्यूट नहीं, बिल्कुल मेरी 3 दिन तक मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा क्या बोले जा रहा है करके ये। सुभाष चंद्र बोस कहाँ से जीवित है? 85 में तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। नेताजी कहाँ, वो गांधी जी के टाइम की, वो कहाँ 85 में आ जाएंगे? तब तक मेरे को रियलाइज नहीं कि नेताजी की उम्र कितनी थी। मैंने कभी ढंग से गौर नहीं किया। तब मैंने नेताजी की उम्र कितनी थी 85 में? तो नेताजी अगर जीवित होंगे 85 में तो ही वुड हैव बीन 88। सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस से 22 साल बड़े थे। गांधी जी सुभाष बोस के पिताजी की उम्र के थे, तो सुभाष बोस उनसे बहुत यंग थे। तो बायोलॉजिकली इट वॉज वेरी मच पॉसिबल फॉर हिम टू बी अलाइव इन 85। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, तो मुझे नहीं मालूम था कि गुमनामी बाबा की बात है। लेकिन तब मुझे याद आया कि हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे, तो हम लोगों ने एक सवाल पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि नेताजी की डेथ सन 45 में होगी? तो मुझे याद है किसी ने मुझे आंसर दिया था, उस पर मैं गया, वो चेक किया, मेल आया था, वो किसी ने आंसर दिया, कोई इंद्रनील बनर्जी नाम लिखा हुआ, कि आई नो नेताजी डिड नॉट डाई इन 45 बिकॉज ही वॉज विद अस अंटिल 85। तो उसकी मुझे मालूम है कि वो 45 में नहीं मरे, क्योंकि 85 तक वो हमारे साथ में थे। तो 85 वर्ड लिखा था वहाँ पे करके। तो मैंने वो फ़ोन किया, तो वो निकले हमारे डॉक्टर, अभी तो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर इंद्रनील बनर्जी अयोध्या में। तो बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे, उनके पिताजी अब नहीं थे, उनके नाम प्रियव्रत बनर्जी, वो डॉक्टर साहब थे। वो 3 जनरेशन के पिताजी, बाप बेटा, दादा डॉक्टर थे वो करके। एक सोफिस्टिकेटेड आदमी, डॉक्टर जैसे होते हैं, पॉलिश्ड इंग्लिश में बात करने वाले, और बड़ी अक्लमंदी की बात कर रहे थे तरीके से। तो मुझे लगा, तब मुझे मालूम चला कि ये गुमनामी बाबा वाली कहानी है। तो एक सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने अग्री कैसे किया इस सिचुएशन के साथ, मतलब, और क्यों किया? सिंपल लाइन में अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो उनसे पूछा जाता था कि आप क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं या क्यों ऐसे करके, तो वो ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, और अगर मैं निकला या बाहर आता हूँ तो इस देश पे बहुत से सैंक्शंस लगेंगे, यूनाइटेड नेशंस के, जो आप हिंट कर रहे थे, जियोपॉलिटिकल में, और उस सैंक्शंस की वजह से या उन प्रेशर्स की वजह से देश की जनता को बहुत तकलीफ होगी। तो उन्होंने छूटते ही आंसर दिया कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। तो आपको ये बात भी रखना चाहिए दिमाग में कि इस देश में सारे के सारे नेताजी के सपोर्टर नहीं है। जैसे इस देश पे एक बहुत बड़ा तबका है जो अहिंसा का पुजारी है, और ये अहिंसा के पुजारियों ने क्या हरकतें ये लोग कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली वाला हूँ मैं। 84 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि जब पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। उसके बाद इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में जो कत्लेआम किया है नादिर शाह के टाइप पे, ये सारे के सारे अहिंसा के पुजारी हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि सुभाष बोस बाहर निकलेगा तो अहिंसा के पुजारी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। खासकर नेताजी का होम स्टेट बंगाल, कई लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि सारे बंगाली सुभाष बोस के सपोर्टर हैं। लोगों को यही नहीं पता कि बंगाल में नेताजी को तोजोर कुत्ता बोलते थे ये लोग। ये वो लोग हैं जो 30 साल तक वहां राज किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जिन्होंने गाली गलौज सुभाष बोस को दिया है। अभी भी ये लोग प्राइवेटली बकवास करते हैं उनके बारे में। सुभाष बोस निकल के आता है बाहर, आपको लगता है कि अहिंसा के पुजारी और ये जो इनको तोजो कुत्ता बोलते थे, तोजोर कुकुर जो बंगला में कहते हैं, ये चुप बैठते क्या? तो भिड़ंत होती आपस में, लोग मरते पिटते। और आपका दुनिया में जो हमारी हालत थी, सबसे बड़ी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो भारत का आज जो स्थान है पूरी दुनिया में, वो हमारा स्थान पहले नहीं था। अभी जैसे आप मान लीजिए अमेरिका जाते हैं तो इंडियंस को लोग जानते हैं,
मैं कैलिफोर्निया में मैं कहीं जा रहा था, तो मैं ऐसे ही रैंडमली 2-4 रेस्टोरेंट में घुस गया, तो वहाँ पे लोग हिंदी में बातचीत कर रहे थे, इंडियन, क्योंकि इतने इंडियन्स हो गए कि आपको, क्योंकि जब से IT रेवोल्यूशन आई है हमारे बहुत से लोग चले गए। मुझे याद है कि मेरा एक मित्र था, वो जानने वाला, वो मुझे बताया कि वो पहली बार अमेरिका में 1980s में कभी गया था। कह रहा पूरा अमेरिका घूम लिया, वहाँ पे इंडिया के बारे में किसी को पता कुछ नहीं। गांधी इन करी गांधी, दैट्स ऑल, काऊ। तो भारत की ये हालत थी पहले हमारे को कुछ जानना पहचान, ऐसे सपेरों का देश बना। अब हमारा हालत हो रहा है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ सन 75, 76, 80, 85 की। तो अगर आप पे वही अमेरिका और यूरोप, मान लीजिए कि वो वॉर क्राइम्स का चार्ज उन पे लगा है, सही है गलत, आप क्या प्रेशर को होल्ड करेंगे आप लोग? तो उनका ये बार बार ये बोलना था कि माई कमिंग आउट इज नॉट इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, मेरा निकलना देश हित में नहीं है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा कि उनकी मोटिवेशन क्या थी लाइफ में? देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले हम नेताजी की बात करते हैं, फिर हम गुमनामी बाबू पे आएंगे, जो नेताजी थे। लेकिन नेताजी जो थे बचपन से बहुत ब्रिलियंट, मतलब वो थे, और एक उनके पिताजी अमीर वकील थे काफ़ी। और तो नेताजी ने शुरुआत में उनकी जो उन्होंने अंग्रेजी सीखी, पहले उन्होंने मदर टंग बंगाली भी नहीं सीखी थी। शुरुआत में जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने शायद थोड़ा टाइम के बाद अंग्रेजी फिर बांग्ला सीखा। तो उन्होंने कहीं लिखा भी था कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि बांग्ला प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ के मैं आगे बढ़ा हुआ था। तो बिल्कुल वेस्टर्नाइज चाइल्ड थे बचपन में वो। बाद में लेकिन बहुत छोटी उम्र में, उनको 7-8 साल की उम्र में, जबकि अमीर घर के बच्चे थे वो, उनको बहुत ज़्यादा धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो उन्होंने हमारे शास्त्र वगैरह वो सब पढ़ने शुरू कर दिए, और आते आते 17-18 साल की उम्र में वो साधु बनने के इच्छुक हो गए थे। वो फिर घर छोड़ के भाग गए साधु बनने के लिए। वो बड़े घूमे, यहाँ पे इधर उधर, मथुरा में गए, यहाँ गए करके। वो कहा रात को कहीं ठंड लगी तो उनको मेरी माँ की याद आई, फिर वापस आ गए। तो उनके अंदर हमेशा से ये एक स्ट्रीक था स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने का जी। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि जैसे आपने मुझे पूछा, एक 1930 के दशक में वो जर्मनी पहली बार गए थे। जर्मनी में जो हिटलर था, वो बाद में तो गए थे 1947 में, लेकिन 30 में गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक जूइश कपल, उनका दोस्त बना, किटी एंड एलेक्स। तो किटी और ने बाद में एक किताब लिखी अमेरिका में जाके, क्योंकि और उनके बारे में, सुभाष एज आई न्यू हिम, और बड़ी रिमार्केबल बुक है, क्योंकि अमेरिका से बैठ करके एक जूइश लेडीज को चिट्ठी लिख रही है। क्योंकि जो आपको पता कि वो नाजीज के साथ में एसोसिएशन को लेकर सुभाष बोस को लोग उनके साथ डालते हैं, बट ये एक बड़ा अच्छा रिबर्टल है कि नेताजी जर्मनी में थे तो उनके साथ में जूइश उनके दोस्त थे। तो उन्होंने बोला मुझे, उन्होंने मेरी किताब में लिखा है किटी कुर्ती ने, कि सुभाष ने मुझे बोला कि ये कंट्री छोड़ के चले जाता हूँ, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो ये लोग अमेरिका चले गए। तो उन्होंने बताया उनकी पूरी किताब में कि सुभाष बोस बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, बातें करते थे धर्म के बारे में, इसके बारे में उनसे मुझसे करके। और उन्होंने ये बात बोली कि मिसेस कुर्ती, ये बहुत पॉसिबल है, भारत में कुछ ऐसे सन्यासी होते हैं कि वो आपके सामने दिखाई देंगे लेकिन वो वहाँ पे होंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म शरीर की बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस किटी को बताया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, अमेरिकन उस लेडी ने। आज़ाद हिंद फौज में भी लोगों ने देखा उनको वहाँ पे, और ये लिखने वाला फॉर एग्जांपल अंग्रेजों ने लिखा उनके बारे में कि रात के टाइम पे वो, हमारे दिमाग में इमेज आती है कि नेताजी वो कपड़े पहन के फौजी ड्रेस में आ गए करके, पर वो कहते हैं रात को वो भगवा धारण करके साधना वाधना कमरे में करने के लिए, जैसे आपके दिमाग में जो इमेज है कि गुमनामी बाबा क्या चीज़ है। गुमनामी बाबा, आपके सामने एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे एक आवाज़ आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी, और आवाज़ बहुत भारी है, बहुत प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है उनकी, खासकर अंग्रेजी की, बड़े क्लियरली बोलते थे। और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि उनके बात करने का जो कंटेंट था वो इतना हाई लेवल का था कि आधी बात हमारे सर के ऊपर से निकल जाए। अलग 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 रेंज और हर चीज़ का एक्सपर्ट, जैसे स्पाई मास्टर्स होते हैं कि पूरी नरम कैसे बनती है, और स्कूटर का एक स्ट्रोक के इंजन और दो स्ट्रोक के इंजन में क्या फ़र्क होता है, कार्बोरेटर का फंक्शन कैसे होता है, सुसाइड बम्पर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, बंदूक को निकाल के कैसे उसको साफ़ किया जाता है, हैंड ग्रेनेड फेंकने से पहले कैसे उसको उसके पिन को निकाला जाता है, सबमरीन कैसे चलती है, इंडियन आर्मी के बारे में बातचीत क्या करते हैं कि भूत बोलते हैं कि भूत की आंखों के सामने पूरी आर्मी की मूवमेंट है, मुझे मालूम है कब कौन क्या कर रहा है, मेरे आदमी हर जगह बैठे हुए हैं। फिर बोलते थे कि सिटिंग हेयर आई कैन टेल यू कि लद्दाख में क्या टेम्परेचर है, सिटिंग हेयर आई कैन टेल यू कि प्रधानमंत्री के घर में क्या खाना बन रहा है। इस तरह की बातें करते थे। और पर्दे के पीछे आप जाएंगे तो एक आदमी बैठा हुआ है, मुंह में उसके सिगार है, और वो इंग्लिश में या बंगाली में, और हिंदी उनकी टूटी फूटी हिंदी है, बहुत से बंगला के वर्ड आते थे, तो
वो आप इस तरह की बातें कर रहे हो, तो कम से कम वो उस तरह का बाबा नहीं जो हमारे दिमाग में शब्द जाता है कि बाबा बैठा, बाबा नहीं थे वो, बाकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो सीक्रेट बातें थी, जो बाद में निकल करके आ रही हैं। क्या आप मानेंगे कि एक बाबा, आप साधु महात्मा से मिलने जाते हैं 1978 में, और साधु महात्मा पहले आपसे बात स्टार्ट करेगा, आप कैसे हो, ठीक है करके बातें की, धर्म की, उसके बाद शुरू होगी कि पाकिस्तान के फाटा के बाज़ार में कैसे आर्म्स ट्रेड चलता है, कैसे वहाँ पे बंदूकें बिकती हैं, कैसे ड्रग्स ट्रेड चल रहा है वहाँ पे, ये बाबे बात करेंगे इस तरह की। जो आज मैं बातचीत आप कर रहे हैं, उसका जो मेन कारण है जासूसी कांड, उससे इशू सेंसेशनलाइज हुआ, सारे मीडिया में, मेन स्ट्रीम में टॉप लेवल पे आया था, और वो सारा का सारा काम करने वाले, इन्फॉर्मेशन निकालने वाले, उसको डालने वाले मैं और मेरे दोस्त थे। तो आज जो भी डिस्कशन नेताजी को लेके हो रहा है, उसमें पूरा का पूरा हाथ मेरे दोस्तों का और मेरा। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी से फिर जब फाइल पब्लिक हुई, हम उनसे मिले, और नेताजी का परिवार और हम लोग वहाँ पे गए, उनसे मिले करके प्रधानमंत्री ने जो मुझे बोला वो तो मैं नहीं बोल सकता तो वो मुझसे मिले, तो वो उन्होंने कहा कि मैं फाइल पब्लिक कर दूंगा, और फाइल पब्लिक करूंगा, और उसमें ये था कि उन्होंने ये मतलब ये कि मेरे को बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फाइल पब्लिक होनी चाहिए, इंटेलिजेंस की फाइल से पब्लिक होनी चाहिए, तो अभी तक सरकार ने सारी फाइलें पब्लिक नहीं करी है, इंटेलिजेंस की फाइल एक भी पब्लिक नहीं करी है, तो ये इनकम्प्लीट है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे, अगले 5-10 सालों में सही समय पे हो सकता है, जैसे कि उनका इरादा था कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आर्टिकल 370 है, हटाने का इनका एम था, लेकिन उसको हटाने में 6-7 साल लगे। कई बार होता है कि आप हथौड़ा तब चलाएंगे जब लोहा गर्म होगा, और लोहा गर्म सिर्फ करने के लिए 50 चीज़ चाहिए होती है। मुझे किसी ज्ञानी ने मुझे बोला था कि हम लोगों ने कुछ मुद्दे थे, जैसे 370 था, वो हमारे टेबल पे थे बहुत साल से, लेकिन हम उसको इसी टाइम पे कर सके बिकॉज परिस्थितियां अनुकूल हो गई थी। नेताजी वाला मुद्दा हमारे पास में अभी आया है, तो जब राइट टाइम आएगा तो हम लोग इसको करेंगे, बट उसके लिए हमको परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी विदेश के अंदर करके। तो शायद वो एक अपने आप में एक ऑप्टिमिस्टिक एक मतलब व्यू में लेके चल सकता हूँ। तो ये हो सकता है, आई होप इट इज़ ट्रू कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मुझे कमेंट्री देनी पड़ेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि अभी तक तो उन्होंने नहीं किया। तो मैं मोदी जी की कई बातों से बहुत खुश हूँ, मतलब नेताजी को लेकर के, लेकिन कई बातों से मेरी नाराजगी कि उन्होंने केस को नहीं खोला, और ये वाला केस गुमनामी बाबा का तो पूरा दबा दिया लोगों ने। आगे क्या होगा भगवान मानेगा। आई मीन सर, हम सिर्फ पॉडकास्ट पे ऐसी बातें कर सकते हैं, दैट्स द ओनली एफर्ट वी कैन पुट इन। नो, बट योर पॉडकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रणवीर शो जो है भारत का सबसे ज़्यादा देखने वाला शो है, तो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा कंटेंट सर आप ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया पे बता नहीं पॉसिबल सकते। नहीं है। आप 2 घंटा छोड़िए, जबकि मेरे दोस्त हैं वहाँ पे। मैंने एक अपने दोस्त को बोला था बड़े चैनल में कि यार ये बात देखो, समझ में, किताब पढ़। उसने कहा मुझे अपनी बीवी से बात करने का टाइम में तेरी किताब कहाँ से पढ़ूंगा। तो परब है कि दूसरा कि वो 2-2 बाइट में, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिंगल बाइट में समझाना पॉसिबल नहीं। तो ये मुद्दा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ है, और मेरे को, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है, तो वो बहुत मुझे जोश मिलता है उसको सुन के, बहुत एनकरेजमेंट मिलती है कि अगर इस जनरेशन के लोग जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार आप लोग का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, उससे फिर हमको लगता है कि फ्यूचर में हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। आपके थ्रू लाखों लोगों तक ये मैसेज जाएगा, तो उसमें तो आप ये मान सकते हैं कि आपने भी क्या शायद पिछले जन्म में कोई ना कोई आपका अटैचमेंट रहा होगा नेताजी के साथ में, पता नहीं कौन पिछले जन्म में क्या था। बचपन से मुझे इनकी स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो आपने जो आज काम किया है, कि आपकी वजह से जो आप मेरे जैसे व्यक्ति को आप स्पेस दे रहे हैं, बुला करके इतने प्यार से बातचीत कर रहे हैं, आपकी वजह से बहुत लाखों लोगों तक मैसेज जाएगा, और इसी से हम लोग, क्योंकि आफ्टरऑल मैं पब्लिक को बताने के लिए बैठा हूँ, पब्लिक को, तो इसमें आपका बहुत आभारी हूँ, और आप बहुत अच्छा लगा आपसे। नहीं सर, हम आभारी हैं। यही कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर में भगवान आपको और शक्ति दे, और आपको वो करे आगे जाके आप और वो करें। तो आप लोगों की वजह से पूरा ये नैरेटिव जो है वो चेंज अप हो रहा है। थैंक यू सर, बट आई एम ऑल्सो श्योर कि जो अभी की इंडियन यूथ है, उन्हें इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, और बहुत ज़्यादा ड्राइव है इंडिया के फ्यूचर को लेके। तो जब हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर बनेगा एक्शन से, और एक्शन ज़्यादा पॉलिश होंगे इन्फॉर्मेशन से। तो आई फील कि एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स माई जॉब टू पुट आउट द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं लोगों के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, पर जो जानकारी उनके दिमाग में घुस सकती है उसके लिए शायद रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ। सबसे खुशी की बात यह है कि आप चाहें, जो आप में टैलेंट है, आप में और चीज़ें हैं करके, आप किसी और तरह के कंटेंट को डाल सकते हैं, और आपको बहुत हिट्स मिलेंगे उसमें जी। लेकिन यू हैव डिसाइडेड कि आप
ऐसे कंटेंट को क्रिएट करेंगे जो देश हित के अंदर है। जी। ये तो कंटेंट, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, मुझे पता है कि कंटेंट अब बहुत तरह का, इनफैक्ट ज़्यादा हिट तो गंद में ही मिल जाता है। लेकिन यू हैव डिसाइडेड, जबकि आपके पास में ऑप्शन लाइफ में है कि आप कंटेंट जो क्रिएट करेंगे वो एट द एंड ऑफ द डे वो देश के भले के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं तो आई कैन ऑल आई कैन से कि गॉड ब्लेस यू एंड Thank you, sir. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई एम Likewise, सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट वी कुड मीट। It was a pleasure and an honor, sir. Thank you बहुत very बहुत टाइम से पॉडकास्ट करना था और एक सॉर्ट ऑफ कंटेंट का सपना पूरा हो चुका है। चलिए, थैंक यू, बहुत थैंक यू। थैंक यू। पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि जो आपके पहले के सोच विचार थे वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जो चीज़ें आपने हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी है, वो पॉडकास्ट के थ्रू बदलेंगे। और जो रियल वर्ल्ड नॉलेज आपको चाहिए, जो रियल वर्ल्ड स्किल्स आपको चाहिए, होपफुली वो भी आप पॉडकास्ट से थोड़ा सा गेन करोगे। सपोर्ट करते रहिए यार, 100 एपिसोड हो चुके हैं और बहुत कुछ करना है हमें TRS हिंदी पर। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।